इंटेंशन थी फुलफिलिंग द सेम, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ गई जहाँ पर कि हम मैरिज नहीं कर सकते, बहुत से सर्कमस्टांसेस आ गई, तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, बड़ा साइलेंट है, बस डिसीटफुल मीन्स का देके शांत कर दिया है बिल्कुल। इन सर्कमस्टांसेस में लड़का कहेगा कि भैया मेरा तो वादा निभाना पड़ेगा, लड़की कहेगी मेरा तो वादा निभाना पड़ेगा, चाहे आपके फादर मदर की अभी डेथ हुई है, या वो चले गए हैं छोड़ के, या वो भाग गए हैं, या वो कंगाल हो गए हैं, कुछ भी हो गए, आपको निभाना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से लॉ स्ट्रीट जर्नल की खास पेशकश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लास्ट रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा, जहां पर अपने शो बोलो भारत में हम लोग गए दिल्ली के लोगों के बीच में, देश के लोगों के बीच में, और वहां पर हम लोगों ने उनकी राय जानी कि सेक्शन 69 ऑफ BNS जो कि कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, उस पर लोगों की राय क्या है। सेक्शन 69 आया है, वो एक तरह से बायस्ड है अगेंस्ट मेन। कुछ खास है नहीं, क्योंकि एक तो पहले ही से लड़कियों के लिए इतने सारे पहले से लॉ रखे हुए हैं, तो हमारे बारे में तो कोई सोचे। बहुत बार ऐसा होता है कि मिसयूज करते हैं फीमेल्स का, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। ये लड़कियां हर एक धोखेबाज नहीं होती, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, बाकी लड़कियां धोखेबाज ही होती हैं ज्यादातर। सही है, वो तो देना ही चाहिए आपको। क्यों गलत है? देखिए, दो दोस्त हैं आपस में, इन्होंने बोला सही है और इन्होंने बोला गलत है। बाद में कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ लड़कियां होती है रिवेंज लेना चाहते हैं, उनमें ना कोई ईगो आ जाता है तो वो झूठे इल्जाम भी लगा सकती है। अलग अलग तरीके की राय लोगों की हमको जानने को मिली। कुछ लोग इसके पक्षधार थे और पुरुष समाज खासकर इसका खुल के विरोध करता हुआ नजर आया। वो ये कहते थे कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं कानून में, वुमेन्स के लिए तो पहले से इतने लॉज बन के आ चुके हैं और अब कानून जब चेंज हुआ है उसके बावजूद भी महिला जो पक्ष है उसको और ताकतवर करा जा रहा है। तो हमने कहा चलिए जनता के बीच तो अब हम हुआ है, क्यों ना अब एक एक्सपर्ट के पास चलें। तो इसी कड़ी में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेश टंडन जी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, सेक्शन 69 मैंने अभी आपको बताया, अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, लोग बहुत मिक्स ओपिनियन देते हैं जब भी सेक्शन 69 के बारे में सुनते हैं। आप एज अ एक्सपर्ट, जितना आपने पढ़ा, इस वक्त मैं आप देख भी रहा था कि आप पूरी रिसर्च करके रखी है, केसेस भी निकाल के रखे हैं, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उस पर आप क्या कहते हैं सेक्शन 69 को लेकर, कितना ये सही और कितना ये गलत? सर्वप्रथम तो मैं सेक्शन 69 से पहले मैं इंडियन पेनल कोड के 375 के ऊपर आता हूं, जो कि रेप का डेफिनीशन डिस्क्राइब होता है। अगर आप डिस्क्राइब का 375 की डेफिनीशन देखें कि रेप किस तरह से होता है, किस तरह से माना जाता है, तो डिफाइंड है ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ़ ही पेनिट्रेट, एंड सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं और एक्सप्लेनेशन 1 से लेकर एक्सप्लेनेशन 2 कंसेंट मेन चीज़ है। कंसेंट मीन्स अनइक्वल वॉलेंट्री एग्रीमेंट, और इसके बाद कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 के बाद शांति हो जाती है। मेरी सरकार ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत से लोग इस तरह के फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं और वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होते हैं और सेक्स का इंटरकोर्स बढ़ता रहता है। लिहाजा इस पर एक फैसला आना चाहिए। इस पर अपने इंडियन पेनल कोड, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में आया है, उसमें सुधार होना चाहिए, और उसमें उन्होंने सेक्शन 69 अलग से रखा। सेक्शन 69 उन्होंने इसी बात का रखा कि जो फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, और उस तरह से फॉल्स प्रॉमिसेस को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो उसमें क्या ऑफेंस बनेगा, रेप बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा,
ये डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 69 में अलग से रखी है, जो कि ये कहता है सेक्शन 69, whoever by deceitful means, वर्ड डिसीटफुल इन्होंने जो रखा है इसमें, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा देना, किसी ने किसी को धोखा दिया, यानी डिसीटफुल मीन्स एक मेंसरिया होना चाहिए कि हाँ हम इस आदमी को धोखा देने जा रहे हैं, उस वक्त से इंटेंशन उसकी साबित होना चाहिए कि मैं धोखा देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आगे पढ़ें, डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू ए वोमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। जो मेन चीज़ इन्होंने रखी है, विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, मतलब ये है कि शुरू से मेंसरिया ऐसा था कि मुझे ये काम करना नहीं है और मुझे सिर्फ सेक्स करना है, शादी नहीं करनी है। उस प्रॉमिस के दौर पर उसने सेक्स करना शुरू किया कि हम फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसने शादी नहीं किया। ये दो यंग लोगों की बातें हैं, लेकिन इसको चूँकि गवर्नमेंट ने समझा, हमारी पार्लियामेंट ने समझा, तो उसको सेक्शन 69 के रूप में उसको साकार किया। अब इसके आगे कहते हैं, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन सच एंड सच। अब मुश्किल ये है कि इसके साथ एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा जोड़ दिया है उन्होंने डिसीटफुल मीन्स का। डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसमें कि उसकी मजबूरी आ जाए। अब वो मजबूरी कहीं भी एक्सप्लेनेशन में कवर्ड नहीं होती है। मेंसरिया तो था उस वक्त का जिस वक्त हमने वादा किया था। सपोज घर पर कोई प्रॉब्लम आ जाए या लड़के की खुद प्रॉब्लम आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई चीज हो जाए, ये सारी सर्कमस्टांसेस कहीं भी डिस्क्राइब नहीं की गई। मेंसरिया तो उसका था, शुरू में था मैं करूंगा, लेकिन बाद की सर्कमस्टांसेस, बाद में मान लीजिए ग्रेजुअली ये पता लग रहा है कि लड़की जो है वो इस टाइप की है कि वो बच्चा देने में असमर्थ है, उसको कोई ऐसी किडनी की बीमारी हो गई है जो कि कुछ दिन ही तक सरवाइव रह पाएगी। ये सारे कारण ऐसे हैं कि जो कि बाद में राइज कर सकते हैं। तो अगर डिसीटफुल मीन्स जैसा कि ये डेफिनेशन में दिया है, deceitful means by making promise intention of fulfilling the same, intention थी fulfilling the same, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ गई जहाँ पर कि हम मैरिज नहीं कर सकते, बहुत से सर्कमस्टांसेस आ गई, तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, बड़ा साइलेंट है, बस डिसीटफुल मीन्स का देके शांत कर दिया है बिल्कुल। अब इस पर देखा जाए तो बहुत सर आपको यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। हाँ। आपने जब कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो आपने खुद माना कि डिसीटफुल मीन्स करके ये जो पूरा कानून बनाया गया उस पर लॉ मेकर शांत हो जाते हैं और उसके बाद सर्कमस्टेंसेस पे कुछ भी बात नहीं करती हुई नजर आती है ये भारतीय न्याय संहिता। हम लोग जब लोगों के बीच में भी थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई लोगों ने भी ये प्रश्न किया कि मान लो हम लोगों ने वादा कर दिया और उसके बाद कई बार होता है कि पेरेंट्स तैयार नहीं होते, कई बार कास्ट की भी दिक्कत आ जाती है हमारे देश में। उस कंडीशन में कुछ लड़कियों का जो काउंटर था वो ये था कि भाई जब प्यार किया था तब के पेरेंट्स से पूछा था, अब जब शादी कर रहे हो तो माँ बाप के पास क्यों जा रहे हो। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार हमारे देश में दिक्कत ये आती है, खासकर इस यंग जनरेशन के साथ, प्यार तो कर लेते हैं और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बहुत जल्दी होता है आजकल, लेकिन उसके बाद जब ये बात मैच्योर होते हैं, जब शादी की एज आती है, तो उसके बाद कोई भी एक हाथ खड़ा कर देता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रहे। इस प्रॉब्लम को इस देश में किस तरीके से आप देखते हैं और उस पर कुछ लॉ मेकर्स को क्या बोलना चाहिए था? ऐसा है, प्यार तो अंधा होता है जी,
इस सेंस से अंधा होता है कि जब लड़के लड़कियां प्यार करेंगे तो सेक्स भी होगा उसमें और सब चीज़ें होंगी, उसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल काम है। उस समय बहुत से प्रॉमिसेस भी हो जाते हैं, मैरी करने के भी हो जाते हैं, फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि देखूंगा जैसे भी होगा चलता रहेगा, लेकिन लड़की का भी हाथ रहता है उसमें कि हाँ ठीक है हम प्यार करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। दोनों की कंसेंट से ही सब चीज़ें होती हैं, बिना कंसेंट से कुछ नहीं होता आजकल दुनिया में, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ऐसे मामूली चीज़ें हैं कि हो ही जाती हैं, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए था हमारे लेजिस्लेचर को, हमारे पार्लियामेंट को। इसका कुछ न कुछ सुझाव देना चाहिए था कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, when the circumstances are changing either for parents, either for boy or girl or for anything, तो क्या होगा इन सर्कमस्टांसेस में, क्या होगा इन सर्कमस्टांसेस में? लड़का कहेगा कि भैया मेरा तो वादा निभाना पड़ेगा, लड़की कहेगी मेरा तो वादा निभाना पड़ेगा, चाहे आपके फादर मदर की अभी डेथ हुई है या वो चले गए हैं छोड़ के, या वो भाग गए हैं, या वो कंगाल हो गए हैं, कुछ भी हो गए, आपको निभाना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती नहीं है। तो इसका कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन रखना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 रखना चाहिए था कि एनी सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द मीन्स। जैसे कभी कभी ये होता है कि हाँ इंश्योरेंस का होता है कि भाई अपना आप प्रिकॉशन लिया सब चीज़ें, लेकिन ईश्वर की कैलेमिटी ऐसी थी कि सब घर जल गया, ये जल गया, वो जल गया, सब चीज़ें हुई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सर्कमस्टांसेस जो कि अनअवॉइडेबल होती हैं, तो उसके लिए इनको एक न एक ज़रूर रखना चाहिए था। ये इनकम्प्लीट है, सेक्शन 69 पूरा इनकम्प्लीट है हमारे। तो देखिए आप यहाँ पर जज साहब ने एक बात जरूर साफ कर दी कि जो कि पब्लिक में भी एक ओपिनियन बन रहा था, बहुत लोग इसी बात से जो लगातार अपनी बातों को कह रहे थे कि सेक्शन 69 इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि सेक्शन 69 एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भी एक इनकम्प्लीट सेक्शन है। जैसा कि मैंने आपसे जब मैं शुरुआत में इंट्रो कर रहा था उसमें एक प्रश्न निकल के आ रहा था कि लड़के लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि लड़कियों के लिए तो पूरे एक्ट है, हमारे यहाँ डाउरी एक्ट था, अभी भी है, उसके अलावा कई और पूरे नियम चलते हैं। लेकिन इस बीच में अगर लड़की की तरफ से कोई वादा टूटता है तो क्या हमारा कुछ भी रूल ऐसा है कि लड़का कोई केस कर सके, और अगर नहीं तो फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ चला जाता है? जब मैं मानव अधिकार में था जी तो इस तरह के बहुत से केसेस आते चलिए थे। सरकार मैं आपको एक इंट्रो और दे दूं, जब भी सर ने बोल ही दिया है। सर जब उत्तराखंड में थे तो हाई कोर्ट जब जज से रिटायर हुए सर, तो उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स कमीशन उत्तराखंड है उसके भी सर चेयरमैन रहे। जी सर। तो वहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशंस आती थी कि ये मानव के खिलाफ सारे एक्ट आ जाते हैं। अगर कोई बात उन्होंने हमको एक एक प्रोग्रामों में और हमारे पास एक्ट कोर्ट में भी दाखिल किया कि कम से कम 200 एप्लीकेशंस दाखिल की गई होंगी हस्बैंड की तरफ से, जिसमें से 5 या 10 में FIR हुई, कॉग्निजेंस लिया गया। बाकी लेडीज़ की तरफ से 150 एप्लीकेशंस आई हैं, तो 149 में कॉग्निजेंस लिया गया, FIR हुई, सब चीज़ें हुई। ये बात संभवतः सच हो रही है। अब जैसे 498A का केस होता है, 498 के केस में लड़की या सास या पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरी लड़की को जला डाला और दहेज के चक्कर में ये किया, तो सारी बातें हैं उसमें दादी पोते नाती पोते सबको पार्टी बना देते हैं, वो सबको नोटिस हो जाती है। जब मैं हाई कोर्ट में था वहाँ भी ऐसा मसला आया, तो हमने एक कमेटी का उसमें वो किया कि सबसे पहले SSP के सामने एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, जो कमेटी उसको एग्ज़ामिन करे उसमें कौन कौन
इंटाइटल्ड हैं इसमें एफआईआर के लिए, या किसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये नहीं कि कंप्लेंट फाइल हुई, एफआईआर फाइल हुई, रजिस्टर्ड हुई और फटाक से सबको नोटिस कर दिया, वो भी गलत बात है। तो इस तरह की संभावनाएं जो हैं वो रोकी जा रही हैं, लेकिन कितनी जहां तक रोक पाते हैं सब रोकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर, जैसे सेक्शन 69 का केस है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी एक कमेटी हो और उस कमेटी को वो एग्ज़ामिन करे कि वास्तव में वो फॉल्स था, मैरिज प्रेटेक्स और इंटेंशनली था, क्या था, उसको एक बार करनी चाहिए। एक कमेटी बननी चाहिए हर चीज़ में। कमेटी जहाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं वहाँ, जैसे विशाखा के केस में उन्होंने कह दिया है कि हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कमेटी बनेगी जो एग्ज़ामिन करेगी इस बात को कि वास्तव में जो लड़कियों के साथ वो मेंटल हो रही है, कंडीशन उनकी ख़राब हो रही है, वो वास्तव में सही हो रही है ख़राब, या उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है, क्या है। तो हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कमेटी बन जाती है। उसी तरह से सेक्शन 69 ऑनवर्ड्स में जो रेप के ऑफेंसेस हैं वहाँ एक कमेटी बननी चाहिए कि पता नहीं वो ऑफेंस भी सही है या सिर्फ इसलिए किया गया है कि उससे एक्सटॉर्शन किया जाए। एक्सटॉर्शन के बहुत से केसेस आते हैं। मैं जब ह्यूमन राइट्स में था तो मेरे सामने भी केस आया जिसमें 154 की एफआईआर थी, वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी, तो उसने कंप्लेंट किया कि हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही है और मैं एक्सटॉर्शन का केस लेके आ रहा हूँ। मेरी पूरी एफआईआर एक्सटॉर्शन पर बेस्ड है। उसने रेप का केस किया है, मैं एक्सटॉर्शन की एफआईआर कर रहा हूँ, मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। तो उस पर जो है फिर मैंने भी डायरेक्शन दिया और एफआईआर उसकी रजिस्टर्ड हुई, किसी न किसी तरह से रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद मेरे ऑर्डर के बाद रजिस्टर तो हो गई है, उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के मैटर्स सब आते हैं ह्यूमन राइट्स। मतलब आपने जो कहा उससे मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ जज तो कुछ हो सकता है, लेकिन नियम लड़कों के लिए जो लिखा हुआ लिखित में नियम है वो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ सर, नहीं है तो नहीं कह सकते जी, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है। जब हम सेक्शन 69 पढ़ रहे थे तो इसमें शब्द आता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब प्रॉमिस मतलब वादा। अब सर वादा कैसा होना चाहिए? क्या वादा रिटर्न में होना चाहिए? अब जैसा कि अगर लड़की ये एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने मेरे से वादा किया था, अब जनरली जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, यंग जनरेशन है, तो कभी भी वो जब भी कुछ करने जा रहे हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कभी वो रिटर्न में नहीं होता है, ओरली होता है और म्यूचुअली हो जाता है। तो प्रूफ कैसे होगा? ये वादा किस तरीके से होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए? उस पर भी मुझे नहीं लगता सेक्शन 69 कुछ साफ कुछ कहता है। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। तो सब मतलब सेक्शन 69 इनकम्प्लीट है पूरा। तो सर अगर इसमें अभी शायद अभी तो जहाँ तक मेरी समझ है, जो कि हमारी रिसर्च कहती है कि अभी तक इस मामले इस सेक्शन के अंडर कोई केस अभी तक फाइल नहीं हुआ है और ना अभी तक कोई जजमेंट है। अगर है तो अगर आपकी कोई नॉलेज में हो तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन सर अगर इस तरीके का इन फ्यूचर कोई केस होता है तो लड़कों को कैसे बचना है? क्या तरीका? आप एक जज रह चुके हैं, आप नॉर्मल सी बात है कानून में फ्लॉज भी जानते होंगे कि किस तरीके से रास्ता बनाना है लड़कों को, तो उन लड़कों के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? कैसे बचें? अब लड़कों के लिए एडवाइस तो यही है कि भाई कॉन्फिडेंस में रखें और क्या जी, बस उसको कॉन्फिडेंस में रहे, और जब कॉन्फिडेंस में रहेगी तब तो फिर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो ही गया एक तरह से। तो इसके अलावा तो कोई नतीजा निकलता नहीं है। अब जैसे 375 था जी, 375 में शुरू में कहा गया था एक्सप्लेनेशन 2 में कंसेंट मीन्स 375 जब सर बोल रहे हैं तो 375 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसको रिप्लेस कराया भारतीय न्याय संहिता ने, और 375 रेप की बात करता था। जी सर। कंसेंट मीन्स एन अनइक्वल वॉलेंट्री एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness। अब देख लीजिए,
जेस्चर भी आ गया, फॉर्म भी आ गया, वर्बल भी आ गया, सब चीज़। तो इसी तरह का इसमें भी अमेंडमेंट होने चाहिए जी क्योंकि एग्रीमेंट तो टेलीफोन से भी हो सकता है, जी मोबाइल से भी हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन 2 जैसे पुराने में था जी उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से कन्विंस करिए और कहिए कि इस पर अमेंडमेंट होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन 2 का उदाहरण दीजिए ऐसा। जी। तो सर ने एक बात आखिरी में कही कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अब आप देखिए कि सबसे बड़ा अमेंडमेंट तो अब रिसेंटली हुआ ही है। ये नए लॉज अभी 1 जुलाई से ही आए हैं, मतलब 20 से 25 दिन महज हुआ है इनको कि ये जो लॉज हैं नए ये बदले गए हैं और इसमें अभी से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि और अमेंडमेंट्स करिए। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि नियम बना दिए जाते हैं हर बार, क्या इस पर कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठती है, या अगर वो कमेटी बैठती है तो क्या उसमें सब्जेक्ट मैटर है खासकर लॉ, क्या उसके एक्सपर्ट्स को नहीं बैठाया जाता है, और अगर बैठाया जाता है तो इतने फ्लॉज कैसे कानून में, जहाँ पर जनता भी परेशान है, जहाँ पर हमने एक्सपर्ट्स की बात करी, मुझे नहीं लगता सर से बड़ा एक्सपर्ट कानून के विषय पर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपर्ट इस वक्त देश में होंगे, जो कि वकालत भी देख ली, उसके अलावा हाई कोर्ट में जज भी रह लिए, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी रह लिए, एक अच्छा खासा अनुभव सर लेके बैठे हैं। लेकिन सर का भी वही कहना जो कि जनता का कहना था, लड़कों का जो कहना था, हमारे लिए क्या, लड़कों के लिए नेग्लिजिबल है, सर ऑलरेडी बोल ही चुके हैं। तो सर उम्मीद करता हूँ कि सर की बात भी आपको समझ में आई होगी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको लॉ स्ट्रीट का पसंद आया होगा। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने कहा है कि हमें इसमें अमेंडमेंट चाहिए, इंटरव्यू उन लोगों तक के पास पहुँचे जो कि सक्षम है इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पेशकश आपको पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन आपको। मैं आदित्य शर्मा, लॉ स्ट्रीट भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।